every acid base reaction is not neutralization. दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इसमें हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. अब डेफिनेशन पर आते हैं. डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एक्सोथर्मिक when 1 mole of water forms by the combination of H positive and OH negative ion under the standard condition. ये इक्वेशन जो आपके सामने इस वक्त लिखी हुई है, ये इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को या स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. ये इक्वेशन न्यूट्रलाइजेशन या प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है, इसमें वाटर फॉर्म होता है. अब वाटर फॉर्म होने के दौरान हो सकता है कि एसिड और बेस स्ट्रांग भी हो सकते हैं, एसिड और बेस वीक भी हो सकते हैं, एक स्ट्रांग और एक वीक भी हो सकता है. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. अब सवाल यह है कि क्या स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू सेम रहती है फॉर एवरी एसिड एंड बेस या ये चेंज होती है? तो प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज मैक्सिमम व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंस विद स्ट्रॉन्ग बेस. जब भी आपका एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज सबसे ज्यादा होगा, एनर्जी प्रोड्यूस सबसे ज्यादा होगा. The standard enthalpy change of neutralization is maximum when strong acid combines with strong base, and it is independent of formula of acid or base. यानी आपका एसिड और बेस का फार्मूला जो भी हो, लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक है, अगर एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक है तो वैल्यू अलग होगी. लेकिन अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो चाहे NaOH हो, KOH हो, उसके साथ एसिड कोई भी हो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू शुड रिमेन सेम. अब जैसे मैंने यहां पर एक बात कोट की है, लाइक इफ NaOH reacts with HCl और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज -56 किलोजूल पर मोल, और एग्जामिनर आपसे कहता है कि व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन KOH रिएक्ट्स विद HNO3. NaOH और HCl दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, KOH और HNO3 ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग हैं. तो अगर आपको पता है कि NaOH और HCl की न्यूट्रलाइजेशन का एंथैल्पी चेंज -56 है, तो फिर KOH और HNO3 का भी -56 ही होगा. ऑलमोस्ट वैल्यू रिमेन सेम जब आपका एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो सेम होगा. आई मीन अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी. एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू भी जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी. होपफुली आपको मेरी बात क्लियर हो गई हो. हाँ, अब अगर दोनों में से कोई एक वीक है, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक, इन दोनों में से अगर एक वीक है तो फिर उसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो लेस देन स्ट्रॉन्ग होगी. अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सबसे मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा. अगर दोनों में से कोई एक वीक है तो मैग्नीट्यूड जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. माइनस साइन का मतलब ये नहीं लीजिएगा कि वैल्यू कम हो रही है. माइनस साइन जो है वो सिर्फ ये बताता है कि प्रोसेस एक्सो है या एंडो है. असल चीज ये है कि अगर पहले मैग्नीट्यूड 56 था तब मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 51 हो गया.
ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अगर दोनों में से कोई एक वीक हो जाए तो एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, मैग्नीट्यूड उसका कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए NaOH वर्सेस इथेनोइक एसिड, तो NaOH वर्सेस इथेनोइक एसिड and the value may be minus 51 kilojoule per mole, may be minus 51 kilojoule per mole, जबकि दोनों स्ट्रॉन्ग के केस में आपको minus 56 वैल्यू बताई थी। होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई हो। सर ये डेटा बुकलेट में दी हुई है एनर्जीज? नहीं जी नहीं, ये तो मैंने एक ऐसी जनरल वैल्यू बताई है। आपको अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप करनी है कि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं और एग्जामिनर आपको एक वैल्यू देता है या कैलकुलेट करवाता है और दूसरी कोई वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए देता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बस कंपेयरिंग का आएगा इसका मतलब ये है कि दोनों स्ट्रॉन्ग की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और अगर दोनों वीक होंगे एसिड एंड बेस, तो वैल्यू जो है एंथैल्पी चेंज की इट शुड बी मिनिमम। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? जी सर, थैंक यू। राइट जी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अगली डेफिनेशन जो है ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन है। लफ्ज एटोमाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैसियस एटम्स। जब मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फ्री एटम्स में, एलिमेंट फ्री एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस, ये फिनोमेना एटोमाइजेशन कहलाता है। ये फिनोमेना एटोमाइजेशन कहलाता है। लेकिन डेफिनेशन जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन की, वो थोड़ी मुख्तलिफ है। वो हर मॉलिक्यूल की एटोमाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन is only related to atomization या formation of gaseous atom with its constituent element। अच्छा, मैं इस डेफिनेशन पर बात करने से पहले एटोमाइजेशन जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा H नॉट AT। ये सिंबल है which we use for atomization, standard enthalpy change of atomization, and atomization is always an endothermic process. Atomization is always an endothermic process, और एटोमाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं कि the amount of heat required when 1 mole of gaseous atom forms, 1 mole of gaseous atom forms with its constituent element, यानी 1 मोल ऑफ एटम फॉर्म हो रहा है लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब यह है कि जिससे वो बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोडियम का आप गैसियस एटम बनाना चाह रहे हैं, तो सोडियम गैसियस एटम बनेगा बाय 1 मोल ऑफ सोडियम सॉलिड, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर सोडियम आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो 1 mole of gaseous atom forms with its constituent element in its standard state under standard conditions. Amount of heat required when 1 mole of gaseous atom forms with its constituent element in its standard state under standard condition is called standard enthalpy change of atomization। और ये आपके सामने दो इक्वेशंस हैं जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर 1 मोल ऑफ सोडियम गैसियस एटम इज फॉर्म विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, और सोडियम का जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो सोडियम सॉलिड है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम गैसियस एटम फॉर्म्स with sodium solid,
और ये डेफिनेशन एटमाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इक्वेशन आप देखें, क्लोरीन। क्लोरीन का 1 मोल प्रोड्यूस करना है गैसियस एटम का विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन जो है वो रूम टेम्परेचर पर, क्लोरीन जो है वो रूम टेम्परेचर पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये रूम टेम्परेचर पर जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आप देखिए, हमें प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल ऑफ गैसियस एटम चाहिए, तो रिएक्टेंट साइड पर हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल के साथ हाफ लिख दिया है। दैट इज जस्ट टू बैलेंस द इक्वेशन, क्योंकि हमें प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल ऑफ गैसियस एटम चाहिए। हमें प्रोडक्ट साइड पर 1 मोल ऑफ गैसियस एटम चाहिए। इसी तरह से आप देखिए एटोमाइजेशन ऑफ सल्फर। सल्फर का 1 मोल फॉर्म होना चाहिए विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, और आपको पता है कि सल्फर एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल। ये आपने पीरियोडिसिटी के चैप्टर में पढ़ा है। सल्फर का जो नेचुरल स्टेट है, जो नेचुरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो सॉलिड है, एंड सल्फर एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल। तो S8 सॉलिड, और इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर मैंने 1/8 लिखा है, ताकि ये 8 से कैंसिल हो जाए और ये 1 मोल ऑफ गैसियस एटम बैलेंस हो। इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सल्फर। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई। एटमाइजेशन की इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पर 1 मोल ऑफ गैसियस एटम होना चाहिए, और रिएक्टेंट साइड पर उस एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड स्टेट में जो फॉर्म है उस फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। अब फर्दर इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं, वो जो भी इसका बैलेंसिंग होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमने 1/2 लिखा है और यहाँ 1/8 लिखा है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये बात मैंने होपफुली बता दी होगी आपको। यस, एटमाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि गैसियस एटम फॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। जब तक आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे कोई भी गैसियस एटम फॉर्म नहीं होगा। तो एटमाइजेशन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एटमाइजेशन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा जी, अब हम आते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा H नॉट HYD। HYD इज यूज्ड फॉर हाइड्रेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों एक्सोथर्मिक होता है ये अभी मैं आपको बताता हूं इसका रीजन। बहरहाल स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Now, before we go to definition of standard enthalpy change of hydration, first of all, we should understand a concept of hydration. Hydration is simply a surrounding of water molecule. आप पानी में हाथ डाल के अपना हाथ बाहर निकालें, वाटर के मॉलिक्यूल आपके स्किन पर, आपके बालों पर अटैच होंगे, अटैच हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, और आपको अपना हाथ मॉइस्ट महसूस होगा। इनफैक्ट अगर आप पानी में हाथ ना भी डालें तो आपकी स्किन पे मॉइस्चर मौजूद होता है, और वो मॉइस्चर भी हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रेशन इज सिंपली सराउंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं ड्यू टू सम अट्रैक्शन, इस सराउंडिंग के प्रोसेस को हाइड्रेशन कहा जाता है। हाइड्रा वाटर को कहते हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है सराउंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स।
और जब हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन की डेफिनेशन पे बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, यानी अगेन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और ये एक्सोथर्मिक इसलिए होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट होता है, उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, इसी वजह से हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होता है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 mole of 1 mole of when 1 mole of 1 mole of gaseous ion, ये हाइड्रेशन की जो डेफिनेशन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, इट इज रिलेटेड टू hydration of gaseous ion only when 1 mole of gaseous ion is completely surrounded by excess of water molecule, is completely surrounded by excess of water molecule under standard conditions. The amount of heat produced when 1 mole of gaseous ion is completely surrounded by excess of water molecule under standard condition, इसे हम कहते हैं process of hydration, इसे हम hydration का process कहते हैं। तो hydration is basically a surrounding of water molecule around gaseous ion. ये इक्वेशन जो आपके सामने लिखी हुई है ये रिप्रेजेंट कर रही है process of hydration as well as definition of standard enthalpy change of hydration. ये 1 mole of gaseous ion surrounded by aqua, aqua means water molecule, तो excess of water molecule से ये gaseous ion surrounded होता है to make sodium ion aqueous. और ये इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, एंड दिस इज हाइड्रेशन ऑफ सोडियम आयन गैसेस. The standard enthalpy change of hydration is simply related to hydration of 1 mole of gaseous ion. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव आयंस में ही हाइड्रेशन हो, हाइड्रेशन का फिनोमेना पॉजिटिव आयन के साथ साथ नेगेटिव आयंस में भी होता है, और ये सेकंड इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे कैसे प्रूव हो रहा है कि ये 1 mole of chloride ion gaseous surrounded by excess of water molecule, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब यहां पर सोडियम आयन है, और ये सोडियम आयन जो है वो सराउंडेड है बाय एक्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जस्ट आपको एक सिंपल डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट किया है कि हाइड्रेशन होता किस तरह से। सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करता है। इस तरह से ये आयन डायपोल अट्रैक्शन कहलाती है, आयन डायपोल अट्रैक्शन कहलाती है कि एक आयन दूसरे मॉलिक्यूल के डायपोल को अट्रैक्ट कर रहा है। डायपोल हम ऑलरेडी बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं कि डायपोल का मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव टर्मिनल्स। तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी डायपोल होता है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। तो सोडियम आयन जो है वो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होता है,
and here we observe ion dipole attraction. इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है, ये क्लोराइड आयन गैसियस है और ये क्लोराइड आयन गैसियस जो है ये वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होता है। तो क्लोराइड आयन गैसियस का H पॉजिटिव आयन के साथ ये अट्रैक्शन जो है ये कहलाता है अगेन आयन डायपोल अट्रैक्शन। आयन डायपोल अट्रैक्शन है, आयन अट्रैक्ट कर रहा है डायपोल्स को, लेकिन ऊपर सोडियम आयन को नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ आयन नेगेटिव है तो नेगेटिव आयन को वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट है, तो ये आयन डायपोल अट्रैक्शन कहलाएगी। और इस आयन डायपोल अट्रैक्शन में जो है दोनों एग्जांपल मैंने आपको दी कि पॉजिटिव आयन भी वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है, इसी तरह से नेगेटिव आयन भी वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब एक सवाल है कि राइट एन इक्वेशन टू शो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन। और इस तरह की इक्वेशन पेपर 2 में आती रहती हैं और इनफैक्ट पेपर 1 में आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन में भी ये सवाल आ सकता है कि which of the following equation correctly represent hydration of magnesium 2 positive ion या something else। तब मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन या कोई भी आयन आपको गिवन हो उसकी पहले आप गैसियस फॉर्म लिखेंगे प्लस एक्वा, और फिर ये गैसियस आयन कन्वर्ट्स इनटू एक्वस आयन। ये इक्वेशन हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट करती है और ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ मैग्नीशियम आयन। यहां तक कोई सवाल? अच्छा, एक चीज और देखिए यहाँ पर जो मैंने मेंशन की है, ये भी जरूरी है समझना। विद द इंक्रीज इन चार्ज प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो, जैसे जैसे चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, विद द इंक्रीज इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होता है। क्योंकि जब पार्टिकल पे चार्ज ज्यादा होता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, वो डायपोल्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। तो विद द इंक्रीज इन चार्ज प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेस, हाइड्रेशन का प्रोसेस बढ़ता है। और हाइड्रेशन के इंक्रीज होने का मतलब ये है कि इंक्रीज इन एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन, increase in enthalpy change of hydration. So with the increase in charge, whether it is positive or negative, process of hydration increases। और ये process of hydration के increase होने का मतलब ये है कि increase in enthalpy change of hydration। So enthalpy change of hydration increases। यानी अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि मैग्नीशियम आयन और सोडियम आयन में से कौन ज्यादा हाइड्रेटेड होगा या किसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ऑफ कोर्स मैग्नीशियम आयन इज मोर हाइड्रेटेड देन सोडियम आयन बिकॉज मैग्नीशियम आयन हैज ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू सोडियम आयन। सो इफ वी कंपेयर, so more charge of magnesium, greater will be the process of hydration। यानी मैग्नीशियम आयन का +2 चार्ज ज्यादा होने की वजह से मैग्नीशियम आयन में हाइड्रेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा, और हाइड्रेशन ज्यादा होने का मतलब ये है कि ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। ग्रेटर द चार्ज, greater will be the process of hydration,
and greater hydration means greater will be the magnitude of enthalpy change of hydration. Greater the charge, greater will be the process of hydration. As a result, greater will be the magnitude of enthalpy change of hydration. अब इस किस्म का क्वेश्चन या इस रिलेशन से कनेक्टेड क्वेश्चन आपको पास पेपर में बहुत सी जगहों पे नजर आएगा, जहां पर एग्जामिनर मुख्तलिफ आयंस के हाइड्रेशन कंपेयर करने को कहेगा आपको। हाइड्रेशन हमेशा चार्ज के बढ़ने से हाइड्रेशन बढ़ता है, और हाइड्रेशन बढ़ने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन वो भी इंक्रीज करेगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन में भी एक्सो और एंडोथर्मिक। ये आपको हर एंथैल्पी चेंज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा एंथैल्पी चेंज एक्सो और कौन सा एंडो है, क्योंकि ये भी एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है पास पेपर में, और इनफैक्ट ये A2 में भी आता है। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सो एज वेल एज एंडो, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। नाउ दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जो है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, और इसे हम डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब्ड when 1 mole of ionic lattice. So standard enthalpy change of solution is related to solubility of ionic compound only. Standard enthalpy change of solution की जो definition है, ionic compound पे बेस करती है, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो आयोनिक कंपाउंड पर बेस करती है, और डेफिनेशन क्या कहती है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस dissolves in excess of water to make a solution of infinite dilution. अभी मैं ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको बताता हूं। इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, यानी आप जब आयोनिक लैटिस को डिसॉल्व करेंगे तो ऑफ कोर्स आयोनिक लैटिस सॉलिड होगा, तो 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड को जब आप डिसॉल्व करेंगे इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इन एक्सेस ऑफ वाटर, तो उस सॉल्यूशन के बनने से जो एंथैल्पी चेंज होगा, जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगा, हम उस एंथैल्पी चेंज को स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। So the amount of heat produced or absorbed when 1 mole of ionic lattice dissolves in excess of water to make a solution of infinite dilution in its standard state under standard condition is called standard enthalpy change of solution. अच्छा, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने सॉल्ट में पानी डाला और आप पानी उसमें डालते गए, सॉलिड डिसॉल्व होता गया, उस वक्त तक पानी ऐड करना है जब तक कि पूरा कंपाउंड डिसॉल्व नहीं हो जाता। 1 मोल जब तक पूरा डिसॉल्व नहीं होगा उस वक्त तक आप उसमें वाटर ऐड करते रहेंगे, यानी कि यहां पर वाटर का अमाउंट फिक्स नहीं है। और फिर जब वाटर आपने डाला,
कंपाउंड डिसॉल्व हो गया और डिसॉल्व होने के बाद जितनी इंथैल्पी चेंज आना था, जो हीट रिलीज होनी थी या एब्जॉर्ब होनी थी, वो हो गई। अब अगर आप उसमें मजीद पानी डालेंगे तो फिर नो मोर इंथैल्पी चेंज आकर। वंस अ कंपाउंड इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर, then upon addition of water no more enthalpy change occurs. No more enthalpy change occurs. इस स्टेज को हम स्टैंडर्ड enthalpy change of solution कहते हैं। इसे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। यानी आपने जितना डिसॉल्व होना था वो डिसॉल्व कर दिया, उससे जितना एंथैल्पी चेंज आना था वो आ गया। अब अगर आप मजीद उसमें वाटर डालेंगे तो फिर एंथैल्पी चेंज आकर नहीं होगा। ये स्टेज कहलाता है स्टेज ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कहलाता है स्टेज ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। और ये इक्वेशंस हैं दोनों जो कि शो करती हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट इक्वेशन रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड दैट इज NaCl डिसॉल्व इन वाटर, और जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो आयोनाइज होगा और अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिवाइड हो जाए। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों जो हैं वो एक्वस होंगे, क्योंकि दोनों आयन्स वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होंगे। NaCl solid plus aqua to form NaCl, Na positive aqueous and Cl negative aqueous। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जब आप मैग्नीशियम सल्फेट में एक्वा यानी वाटर डालते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट आयोनाइज होता है टू फॉर्म मैग्नीशियम आयन एंड सल्फेट आयन। मैग्नीशियम आयन पॉजिटिव एक्वस एंड सल्फेट आयन एक्वस। ये अगेन इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। ये दोनों इक्वेशन एग्जांपल हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की। When 1 mole of compound in its standard state dissolves in excess of water to make a solution of infinite dilution, और इस स्टेज पर जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा हम उस एंथैल्पी चेंज को एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। सर एक सवाल है, कंडीशन में होगा तो फिर ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। जी सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंडोथर्मिक हो रहा है या एक्सोथर्मिक हो रहा है अगर इक्वेशन से जरिए? आपको नहीं पता चलेगा? नहीं, अगर जैसे नॉर्मल अब यहाँ आपको एंडोथर्मिक नहीं हो रहा पता है चलेगा। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये एंडो और एक्सो दोनों हो सकता है। फिर आपको अगर ये पता करना है तो फिर आपके लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल होगा या प्रैक्टिकल में कोई आपका एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा और उससे आप प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एंडो या एक्सो है। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था कि एंडो और एक्सो की पहचान ये होती है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाता है और एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाता है। तो अगर एग्जामिनर आपको जो है वो प्रैक्टिकली कोई प्रैक्टिकल में कुछ ऐसी चीज देता है तो वो आप प्रैक्टिकली जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन ठंडा हो गया तो एंडो और अगर सॉल्यूशन गर्म हो गया तो एक्सो। लेकिन वैसे अगर आप मुझसे कहेंगे कंपाउंड को देख के आप मुझे बता दें कि कौन सा एंडोथर्मिक होगा कौन सा एक्सोथर्मिक होगा, तो बगैर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ये बात आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एक्सो कौन सा होगा एंडो कौन सा होगा। ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर। राइट जी, तो ये आपकी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई।
रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस। और अब मैं जो है वो आपसे जो फर्दर डिस्कस करूंगा अच्छा जी, अब जो हम बात नेक्स्ट करेंगे वो बात करेंगे कि किस तरह से आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को जो है वो प्रैक्टिकली डिटरमाइन करेंगे। तो ये है experimental methods to determine standard enthalpy change of neutralization। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रैक्टिकल आपने अपने जो लैब का ड्यूरेशन है उसके दौरान भी किया हो, लेकिन अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की प्रैक्टिकल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ये एएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन A2 का जो पेपर 5 होता है उसमें भी आपको ये नॉलेज, इस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या सिंपली एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं कर रहे, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है कि एनी मेजरमेंट इज डन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजरमेंट नहीं करते तो फिर हम उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहेंगे, फिर हम उसको सिंपली एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। यानी 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म, उसके साथ फिर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात नहीं होगी। अब यहां हमने 2 बीकर लिए हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हमने 2 बीकर लिए हैं, एक बीकर में HCl डाला है और दूसरे बीकर में NaOH, एक एसिड और एक अल्कली, एंड बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग अल्कली। एसिड का हमने और अल्कली का दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम लिया है, लेकिन एसिड के 25 cm³ लिए हैं और अल्कली के 40 cm³ लिए हैं। अब आपको पता है कि दोनों का जो रिएक्शन का रेशो है वो 1:1 है, नथिंग न्यू इन दिस। जब भी NaOH HCl से रिएक्ट करेगा तो ये हमेशा 1:1 के रेशो को फॉलो करेगा, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है। जब रेशो भी सेम हो और कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो तो फिर दोनों का जो वॉल्यूम यूज्ड है वो भी सेम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 25 cm³ ऑफ HCl will react with 25 cm³ of NaOH। जब कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो और मोलर रेशो भी सेम हो तो फिर वॉल्यूम यूज भी सेम होता है। अगर आपने HCl 25 cm³ लिया है तो फिर NaOH कंज्यूम भी 25 होगा, लेकिन हमने जो बीकर लिया है उसमें 40 cm³ NaOH लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर NaOH के मोल ज्यादा हैं, क्योंकि जब आप 40 में मोल निकालेंगे और जब आप यहाँ 25 में मोल निकालेंगे तो अल्टीमेटली NaOH के मोल ज्यादा आएंगे, यानी NaOH is in excess और HCl is considered to be a limiting reactant, क्योंकि ये completely कंज्यूम हो जाएगा। ये 25 कंज्यूम होगा तो NaOH भी 25 कंज्यूम होगा। इसका मतलब ये है कि 15 cm³ NaOH जो है वो एक्स्ट्रा है जो बच जाए। इवन अगर आप इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स भी करेंगे तो मिक्स करने के बाद HCl तो पूरा इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन अल्कली के मोल्स अभी बाकी हों। तो लेकिन अल्कली के मोल अगर बाकी होंगे तो आपको पता है वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फर्दर रिएक्ट करने के लिए एसिड अवेलेबल नहीं है।
इसीलिए हमने कहा कि यहां पर एसिड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं नेक्स्ट कि आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करेंगे। कभी कभार एग्जामिनर आपको कहता है कि कौन कौन सी मेजरमेंट्स आप करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, वो आप बताएं। पेपर 2 की बात है। तो सबसे पहले आप मेजर करेंगे इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ सॉल्यूशंस। आमतौर पर दोनों सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है। आमतौर पर दोनों सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है, लेकिन हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों के इनिशियल टेम्परेचर। और अगर इनिशियल टेम्परेचर में थोड़ा बहुत फर्क है, 1 डिग्री का, 0.5 डिग्री का, देन वी विल टेक एवरेज टेम्परेचर, यानी दोनों टेम्परेचर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और हम फिर एवरेज टेम्परेचर यूज करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। जो लैब में एसिड और अल्कली चूंकि एक ही लैब में पड़े हुए हैं, लिहाजा इन दोनों का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो आमतौर पर सेम होता है। लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंट है तो फिर आप जो है वो एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे। फिर आप एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे, यानी कि दोनों इनिशियल को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। नेक्स्ट, मिक्स both solutions in a plastic cup inserted in a beaker। ये इंथाल्पी चेंज के जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने लैब में किए होंगे उसमें हमेशा आप एक प्लास्टिक कप यूज करते हैं और उस प्लास्टिक कप को आप इंसर्ट करते हैं बीकर में, और बीकर में इंसर्ट करने की वजह होती है टू प्रोवाइड इंसुलेशन, ताकि हीट लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। ये बात प्रैक्टिकल के पेपर में ज्यादातर पूछी जाती है। प्लास्टिक कप को हमने बीकर में इंसर्ट किया है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हीट लॉस। आप हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम उसको एक कवर लगाते हैं या कवर से उसको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हीट लॉस को। बेसिकली बीकर में प्लास्टिक कप इंसर्ट, वो रीजन सिंपली ये है कि हम हीट लॉस को मिनिमाइज करना चाहते हैं। वंस आपने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, देन आपने मिक्सचर को स्टिर करना है और उस वक्त तक टिल यू गेट मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी जब आप दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे एसिड और अल्कली को एक कंटेनर में, एक प्लास्टिक कप में, तो अल्टीमेटली न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा और हीट रिलीज होना शुरू होगी और एक सर्टेन पीरियड तक हीट रिलीज होती रहेगी जब तक के वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। वंस एसिड या अल्कली खत्म हो गया, रिएक्शन रुक गया, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर रीच हुआ इन दोनों के मिलाने के बाद, जो मैक्सिमम टेम्परेचर रीच हुआ, आप वो मैक्सिमम टेम्परेचर नोट कर लें। तो मैक्सिमम टेम्परेचर रीच जो है वो आपने नोट करना है। एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप मिक्सचर को स्टिर क्यों कर रहे हैं। ये भी आपको प्रैक्टिकल में सवाल पूछा जाता है। तो मिक्सचर को स्टिर करने का रीजन ये होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हीट को यूनिफॉर्मली, क्योंकि देखें जिस जगह पर रिएक्शन होगा वहां हीट रिलीज होगी तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जिस जगह पर रिएक्शन नहीं हो रहा होगा वहां पर हीट चूंकि रिलीज नहीं हो रही उस जगह पर, इसलिए उस जगह का टेम्परेचर कम होगा। लिहाजा तरीका ये होता है कि आप मिक्सचर को कंटिन्यूअसली स्टर करते हैं in order to distribute heat uniformly। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हमारा मकसद होता है। फाइनली हम एंथैल्पी चेंज इन अ प्लास्टिक कप कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। ये एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू नहीं है, ये है एंथैल्पी चेंज इन अ प्लास्टिक कप, जिसमें आपने 25 cm³ ऑफ एसिड डाला था और 40 cm³ आपने NaOH का डाला था। तो उस प्लास्टिक कप के अंदर एंथैल्पी चेंज कितना आया,
वो कैलकुलेट करने के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। होपफुली आपने अपने प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री के ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया होगा, और अगर नहीं किया तो ये फॉर्मूला आपने अपने ओ लेवल के सिलेबस में फिजिक्स में जरूर यूज किया हुआ है, और ये है डेल्टा H is equal to minus mc delta T, where delta H represents enthalpy change in a plastic cup। यानी ये enthalpy change of न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, वो तो हमेशा 1 मोल के लिए होती है। अभी फिलहाल तो हम सिर्फ ये फाइंड करना चाहते हैं कि प्लास्टिक कप के अंदर कितना एंथैल्पी चेंज आया। उसके लिए आप माइनस mc डेल्टा T ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और इस फॉर्मूले में m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ वाटर या सॉल्यूशन, मास ऑफ वाटर या मास ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पर आप मास की जगह वॉल्यूम ले सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वाटर के केस में मास और वॉल्यूम इक्वल होते हैं, क्योंकि वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसकी डेंसिटी 1 होती है, और डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी 1 उसी वक्त आएगी जब मास एंड वॉल्यूम रिमेन सेम। जब आप वॉल्यूम और मास सेम होगा, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट होके आंसर विल बी 1। तो यहां पर फॉर्मूले में जो m लिखा हुआ है, m रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की प्रेजेंस में जो वॉल्यूम होता है और मास होता है वो हमेशा इक्वल होता है। हाँ, अगर आप यहाँ पर कोई और सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे होते तो फिर आपको डेंसिटी यूज करके मास को वॉल्यूम में या वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के केस में आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं। C जो है वो रिप्रेजेंट करता है हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की जो इक्वेशन है वो डेटा बुकलेट में वैल्यू इसकी मौजूद है। डेटा बुकलेट का जो पहला पेज है वहां पर आपको कांस्टेंट वैल्यूज गिवन है, वहां पर आपको कांस्टेंट वैल्यूज गिवन है। उन्हीं कांस्टेंट वैल्यूज में 4.18 ये C से रिप्रेजेंट होता है, और जो C की वैल्यू है वो 5.18 किलो जूल पर ग्राम पर केल्विन है। ये यूनिट भी लिखा हुआ है, ये वैल्यू भी लिखी हुई। तो C इज स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और इसकी फिक्स्ड वैल्यू है 4.18 पर ग्राम पर केल्विन। और यहां पर जो डेल्टा T है, डेल्टा T जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है, और डेल्टा T जो है चेंज इन टेम्परेचर जो है ये फाइनल माइनस इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। जैसे न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में, चूंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इनिशियल टेम्परेचर कम होगा एंड आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब आप करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, और चेंज इन टेम्परेचर में डेल्टा T की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि फाइनल ज्यादा और इनिशियल कम है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम हीट कैपेसिटी और मास को यूज करके डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एंथैल्पी चेंज इन अ प्लास्टिक कप। ये बेटा आपके सामने जो मैंने अभी तक डिस्कशन किया है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। हम इंशाल्लाह इस बात को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, कोई सवाल?